देश है तो हम हैं, वतन परस्ती है तो हमारी हस्ती है। लेकिन वो कौन है जो खाते तो इस देश का है और गाते दुश्मन का है, यानी पाकिस्तान का। पैसा जिनका जमीन है और गद्दारी उनकी फितरत है। देश में छिपे वो मीर जाफर हैं कौन? भारतीय सेना देश की आन बान और शान है, जिसके नाम से ही दुश्मन के पसीने छूटते हैं। सीधे टकराने का दम नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। इसलिए घर में ही ऐसे भेदी ढूंढे गए जो लंका ढहाने की फिराक में थे। आज के एक्सक्लूसिव में वो चेहरा एक्सपोज होगा जो इस फितरत के साथ आया था और कुछ करना चाहता था। बताएंगे आपको आज। 4 दिन से हरियाणा जल रहा है और मास्टरमाइंड पकड़ से बाहर हैं। गम, आंसू और मातम के बीच 2 सीएम भिड़े हुए हैं। तेरा मोनू मेरा मोनू, इस पर टकराव हो रहा है। हिंसा की आग बुझाना ज्यादा जरूरी है, सियासी लड़ाई बाद में लड़ लीजिएगा। सिग्नेचर स्टोरी में आज गहलोत और खट्टर की खटपट और मोनू मामन की अदावत की पूरी पड़ताल होगी। आज सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में किचन से गायब हो चुके टमाटर की करेंगे। जो उगता तो जमीन पर है लेकिन उसका भाव आसमान पर है। टमाटर ने जिद ठान रखी है कि किचन में नहीं जाऊंगा, महंगा होकर लाल हो जाऊंगा। भगवान ने तो इंसान बनाए हैं, जात पात ऊंच नीच नहीं। ये इंसानों के दिमाग की उपज है। बी पॉजिटिव में बात एक ऐसे मंदिर की होगी जहां 100 साल बाद गिरी जात पात की दीवार। सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरी की बात होगी। फौज और दूसरे सरकारी विभागों में झूठे दस्तावेजों के जरिए भर्ती करवाने का जो मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आया है, वह बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। भर्तियों में घपला तो आम बात है, होती ही रहती है, पर यह सुनकर आपकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी कि पाकिस्तानी एजेंट सेना और दूसरे सुरक्षा अमलों में घुसपैठ कर रहे हैं और इसके लिए बकायदा एक रैकेट काम कर रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब हरकत हुई है, जिसमें फौज, सीबीआई, पश्चिम बंगाल सरकार सबसे जांच करवाई जा रही है। खबर बड़ी है, देश की सुरक्षा से जुड़ी है, इशू सेंसिटिव है, इसलिए राष्ट्रहित में दिखाना बहुत जरूरी है। क्या भारतीय सेना में पाकिस्तानी एजेंट भर्ती हो गए? क्या फर्जी दस्तावेज के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ? क्या पैसों के बदले सेना में अवैध भर्ती कराने वाला कोई रैकेट एक्टिव है? मसला पब्लिक के साथ नेशनल इंटरेस्ट का है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के बाद यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। शक के घेरे में बैरकपुर आर्मी कैंट में हुई 2 भर्तियां हैं। ये विष्णु चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 पाकिस्तानी एजेंट सेना में भर्ती हो गए हैं। है ना चौंकाने वाली बात? चौधरी का ये तक कहना है कि अगर ठीक से जांच की जाए तो ऐसे हजारों एजेंट निकल सकते हैं। जितना भर्ती हुआ है, एक भी पश्चिम बंगाल का रहने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ का डोमिसाइल बन चुका है। कोई राजस्थान का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश, बिहार, अदर स्टेट का है। ऐसा भी देश के बाहर का भी हो सकता है। जैसे में हम अपना रिट पिटीशन में जिसको अभियुक्त जो है उसका मुंह से सुने थे कि पाकिस्तान का 2 एजेंट भी इस तरीके से घुस गया है। जिस तरीक़ा से जोन प्रक्रिया से ये नियोग दुर्नीति चल रहा है, सिर्फ 2 नहीं, 100,000 भी संख्या में विदेशी इसमें भर्ती हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य सीआईडी ने भी अदालत के सामने माना है कि शिकायत में सच्चाई तो है, मामला तूल पकड़ रहा है। अदालत ने सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख और सीबीआई को इस मामले में रिस्पोंडेंट बनाने के लिए कहा है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की तह तक जाने की बात कही है। এরকম ইনফরমেশন যদি আপনারা কখনো পান, আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের জানাবেন, এতে আমরা উপকৃত হব, আমরা অ্যাকশন নিতে পারব। আমার বাড়িতে তো কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে বিএসএফ এর ড্রেস পরে পুলিশের গাড়ির লোগো লাগিয়ে এবং সাথে বন্দুক আরো কিছু কিছু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে টিয়ে একবারে মনে হচ্ছে যেন পুলিশের কোনো হায়ার অফিসার হবে, টাই ঝুলিয়ে। পুলিশ ভেবেছে হয়তো কেউ বড় কর্তা হবে,
পরে তারটা যখন চেক করা হলো দেখা গেল যে না তা নয়, আসল উদ্দেশ্য অন্য। संगीन इल्जाम है, लेकिन शिकायत का आधार क्या है? हमने इसकी पड़ताल की। 59 पन्नों का वो दस्तावेज हासिल किया जिसमें तफसील से सारे आरोपों का जिक्र है। हाईकोर्ट में दायर पटिशन के मुताबिक 2022 में पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना में झूठे दस्तावेजों के आधार पर भर्तियां हुई। क्रिमिनल्स का ऐसा रैकेट है जो एसएससी, जीडी एग्जाम के लिए फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तैयार करता है। ये दस्तावेज जिले के डीएम, एसडीएम, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन और पुलिस अथॉरिटीज इशू करते हैं। याचिकाकर्ता का इल्जाम है कि 6 लाख से 8 लाख रुपए में फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। इन दस्तावेजों के जरिए ही पाकिस्तानी एजेंट्स और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को पश्चिम बंगाल के नागरिक के तौर पर दिखाया जाता है। अब कोर्ट के सामने एक और सवाल था कि शिकायत करने वाले को इस पूरे रैकेट का पता कैसे चला। तो इस पर कोर्ट के सामने जो कुछ खुलासे हुए वो काफी विस्फोटक थे। पटिशन के पेज नंबर 15 में इसका तफसील से जिक्र है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसका खुद का एक रिश्तेदार जाली दस्तावेज के रैकेट से जुड़ा हुआ है। उसी रिलेटिव ने भारतीय सेना में 2 पाकिस्तानी एजेंट भर्ती होने का खुलासा किया। आरोप लगाया गया कि जयकांत कुमार और प्रद्युम्न कुमार नाम के 2 पाकिस्तानी नागरिक उत्तर 24 परगना के बैरकपुर के आर्मी कैंप में काम कर रहे हैं। कोर्ट को बताया गया कि पाकिस्तानी एजेंट्स ने नकली दस्तावेज बनवाए और सेना में शामिल हो गए। याचिकाकर्ता का ये आरोप भी है कि पश्चिम बंगाल में चंद पैसों के लालच में अपना जमीर बेचने वाले, देश से गद्दारी करने वाले कई मीर जाफर पैदा हो गए। पश्चिम बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उस टाइम में उसका सेना बाहिनी में एक सिर्फ था मीर जाफर, जिसका वजह से अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ 3000 फौज लेके सिराजुद्दौला के हरा के पश्चिम बंगाल दखल किए। बाद में सारा भारतवर्ष जो है इंग्रेज के अंडर में पराधीन हो गया था। आज 266 साल बाद फिर वही बंगाल और फिर वही सेना बाहिनी से हजार मिर्जाफर घुस गया है। ये हम निश्चिंत है, तदंत में ये भी सामने आ जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने ये मैटर पहुंचा तो जज साहिबान भी हैरान रह गए। सीआईडी से लेकर सीबीआई जांच तक के ऑर्डर जारी कर दिए। पब्लिक इंटरेस्ट में पूरा रैकेट एक्सपोज होना चाहिए ताकि देश के सामने पाकिस्तानी एजेंटों का सच सामने आए। एक रिश्तेदार की मिलीभगत उजागर करते करते कितना बड़ा केस सामने आ गया। इस केस की ये पूरी डिटेल मेरे पास है। पिटिशनर के डॉक्यूमेंट हैं और केस से सुनवाई करने वाले दोनों जजों का वो आदेश भी है। सबसे पहले उन दस्तावेजों पर गौर करना जरूरी है जिसकी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सबसे पहले आपको जयकांत कुमार के कुछ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। दावा है कि ये सर्टिफिकेट फर्जी हैं, जाली हैं। ये अब गौर करिए, एलईडी पर हम दिखाते हैं जयकांत कुमार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे पुलिस ने वेरीफाई किया। ये है जयकांत कुमार, ये एक कैंडिडेट है जिसको लेकर ये पूरा मामला पहुंचा है। ये उसका वेरिफिकेशन के बाद का डॉक्यूमेंट है जो फर्जी है बताया जा रहा है। जयकांत कुमार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे एसडीएम ने वेरीफाई किया। भाई अगर सही है ही नहीं तो ये वेरीफाई कैसे हो गया। अब आ जाइए अगला दिखाते हैं। प्रद्युम्न कुमार एक और कैंडिडेट आएंगे, उनमें प्रद्युम्न कुमार का जो जाति का प्रमाण पत्र है वो भी फर्जी है। जयकांत कुमार का कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिए जो पहले वाले कैंडिडेट थे, एसडीएम ने वेरीफाई किया लेकिन फर्जी बताया जा रहा है। चलिए अब प्रद्युम्न पे आ जाते हैं। प्रद्युम्न के डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी वहां का निवासी है, ये एसडीएम ऑफिस से जारी किया गया कि कोई आदमी कहीं का भी है लेकिन उसका सर्टिफिकेट जारी हो गया तो वहां का बाशिंदा माना जाता है। प्रद्युम्न का ये जारी हुआ और इसे एसडीएम ऑफिस ने जारी किया था। अब ये जाति का प्रमाण पत्र है, डीएम ऑफिस बैरकपुर से जारी हुआ प्रद्युम्न कुमार का। अब कहा यह जा रहा है कि ये भी फर्जी है। भाई अगर फर्जी है तो ये जारी कैसे हो गए। प्रद्युम्न कुमार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए। अब ये तो कैरेक्टर ही ढीले वाली बात है कि एसडीएम ऑफिस ने जारी कर दिया और उनके कैरेक्टर पे ही जो है वो हाईकोर्ट में सवाल उठ गया। सो ये भी फर्जी माना जा रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसडीएम ऑफिस से जारी हुआ था। इस पूरे मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंता ने सुनवाई की और 13 जून 2023 को
सबसे पहला ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर के मेन पॉइंट्स पर गौर कीजिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा। याचिका पर राज्य की सीआईडी को जांच के आदेश दिए। ये ऑर्डर जारी हो गया, शुरू हो गया। जब ये पूरा मामला पिटीशन हाई कोर्ट में पहुंची, उसके बाद जज साहब ने कार्रवाई शुरू की। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी, ये हाई कोर्ट ने कह दिया, और हाई कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सीआईडी को कहा गया सीबीआई और केंद्र सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, ये भी हाई कोर्ट ने कहा। रक्षा मंत्रालय और आर्मी की ईस्टर्न कमांड के जीओसी को भी पार्टी बनाया जाए। यानी मामले में गंभीरता लग रही थी, इसलिए उनको लगा हाई कोर्ट को कि जो बाकी कंसर्न्ड पार्टीज हैं इनको भी इस केस में शामिल करना जरूरी है। ऑर्डर के बाद सीआईडी हरकत में आई, अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की और कोर्ट के सामने सील कवर लिफाफे में बंद रिपोर्ट दे दी। इसी के बाद 27 जून 2023 को जस्टिस राजशेखर मंता का दूसरा ऑर्डर आया। उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया इसी मामले में। अदालत ने कहा सीआईडी को जो जांच सौंपी गई थी और जो रिपोर्ट आई है उसमें दम लगता है और सीआईडी को लग रहा है कि इसमें कुछ सच्चाई है, जो मैटर हाई कोर्ट के संज्ञान में आया है। सीआईडी की जांच रिपोर्ट की कॉपी भारतीय सेना और सीबीआई के साथ शेयर की जाए। मतलब सीआईडी ने जो कुछ किया है बाकी आप दोनों एजेंसियों से भी शेयर कर लो। आर्मी और केंद्र सरकार की एजेंसियां इस मामले में फैसला लें और ये तय करें कि आगे की जांच, मतलब फर्दर जांच कैसे होगी। इसमें सीआईडी इस मामले में आगे की रिपोर्ट सौंपे और सीबीआई भी इस मामले की आरंभिक जांच, यानी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है सीबीआई, वो शुरू करे, यह हाई कोर्ट ने कहा। आर्मी इस जांच में सीआईडी को हर संभव सहयोग करे। सीआईडी जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उसकी सीआईडी होगी, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई वगैरह उनको सहयोग करें अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो। मेरा ख्याल है जब भारतीय सेना की बात करें तो इंडियन आर्मी के स्पेशली तो एलयू जो है बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत अच्छा काम करती है। मैं एलयू के फंक्शनिंग के तरीका को जानता हूँ, वो बहुत ही कारगर, अपना बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो और ये इंटेलिजेंस यूनिट की बात नहीं है। यदि कोई पाकिस्तानी फेक डॉक्यूमेंट बना के एडमिशन दाखिला लेने की प्रतिक्रिया करता है तो इसमें यूनिट, ये तो भगवान तो है नहीं कि उसको पता चल जाएगा कि इसके पास फेक डॉक्यूमेंट है। तो गलती है जो डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं उनके स्तर पे गलती है। गलती है कि आधार कार्ड किसने बनाया। जस्टिस मंथा ने इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए टाल दी, स्थगित कर दी, अगली डेट लगी। इस बीच ये मामला जस्टिस जयसेन गुप्ता की बेंच में ट्रांसफर हो गया। कई बार रोस्टर जैसे बदल जाते हैं वैसे हो गया। 27 जुलाई को सुनवाई फिर हुई। जज साहब ने कहा सभी पक्ष इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जांच में एक दूसरे से सहयोग करेंगे, ये हाई कोर्ट ने कहा। सीआईडी की सील्ड कवर रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया। अदालत के सामने सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि सोमवार को यानी 31 जुलाई को कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फाइल करेंगे। ये सीबीआई ने कहा हम कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट सबमिट हुई। सीबीआई की रिपोर्ट में अब क्या कहा गया ये देखिए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस केस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है। मामला देखिए कितना संवेदनशील है। हाई कोर्ट में ये सीबीआई कह रही है। सीबीआई ने रिपोर्ट में माना कि फर्जीवाड़े से पाकिस्तानी नागरिकों समेत विदेशियों को नौकरी मिलने का शक है। मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन रूल्ड आउट भी नहीं किया, उन्होंने कहा शक है। सीबीआई को फर्जी दस्तावेज से नौकरी वाले कम से कम 4 मामलों का पता लगा। मैंने आपको 2 का रिकॉर्ड दिखाया ना, जयंत और प्रदुम्न का। सीबीआई ने यह कहा है कि शक 4 का है। सीबीआई का दावा है कि एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर एसडीएम के साइन हैं, मगर अब एसडीएम क्या कह रहे हैं कि साइन उनके नहीं है। ये कैसे हो गया भाई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक ही जिले के कई विवादित व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अर्धसैनिक बलों में ऐसी कुछ भर्तियों का भी पता चला या उनको पता चल रहा है जहां जाली दस्तावेज जमा किए गए। मैं आपको 1 मिनट समझाता हूं। यानी सेना और अर्धसैनिक बलों में उन्होंने कहा कि कई नौकरियां ऐसी हैं जहां वेस्ट बंगाल के अलग अलग दफ्तरों में बने हुए फर्जी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स ने दिए हैं। हालांकि सेना में अभी तक इसकी भर्ती होने की किसी की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि जांच अभी उस दौर में नहीं पहुंची है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के बारे में ऐसा पता लगा है। इस फर्जीवाड़े में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की भूमिका से इनकार
नहीं किया जा सकता। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए जांच का दायरा बड़ा कर रहा है हाईकोर्ट। सीबीआई के ये रिपोर्ट जो है वो जस्टिस सेनगुप्ता के पास पहुंची। उन्होंने 2 अगस्त को इतने संवेदनशील मामले में एक और ऑर्डर पास किया। जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि सीबीआई इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करे और अगर जरूरत महसूस हो तो इंटरपोल की भी मदद ले। मतलब आप इसकी गहराई समझिए मामले की। हाई कोर्ट अगर ये बात कह रहा है कि सीबीआई दर्ज करे एफआईआर और इससे पहले सीआईडी जांच हो चुकी है और इंटरपोल की मदद जरूरत पड़ती है, तो लीजिए आप अब समझ गए होंगे कि मामला साधारण नहीं है। इसकी विस्तृत जांच, गहराई से जांच की जरूरत हाई कोर्ट को भी लग रही है। ये मुझे मालूम नहीं, मगर मैं भी हैरान हूँ। ये ऐसा कभी हो सकता है आर्मी में, ये हम नहीं सब सोचते थे। जो कोई नॉन इंडियन वो इंडियन आर्मी में आ सकता है, इसका जांच होना चाहिए और ये देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुल्क, उससे पहले कुछ नहीं, खुद भी नहीं। तो ये देखना चाहिए जो ये कैसे हुआ है और इसका पूरा जांच होना चाहिए। अच्छा, आर्मी में भर्ती कैसे होता है कोई आदमी, कैसे नियम होते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। भाई पहले फिजिकल टेस्ट होता है, सेना में सिलेक्ट कैंडिडेट की कंप्लीट वेरिफिकेशन होती है, फिजिकल टेस्ट के बाद वेरिफिकेशन भी होती है। ऑफर लेटर देने से पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री की पड़ताल, संबंधित स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल कराई जाती है कि जो उसने दिया है वाकई ये वहाँ से जारी हुआ है या नहीं। ये सब जगह होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार जारी करता है। उसकी वेरिफिकेशन भी होती है कि ये फर्जी तो नहीं है, जिस पर कैंडिडेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो भी लगी होती है। जाति प्रमाण पत्र की जांच होती है जो तहसीलदार या एसडीएम इशू करते हैं। कोई घर बैठ के तो इशू कर नहीं सकता कि किसी का भी ठप्पा लगा दिया। रीजनल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है, इसे भी एसडीएम या तहसीलदार ही जारी करते हैं। स्कूल, पंचायत या फिर नगर निगम के चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होते हैं और अलग अलग जगह से, कोई स्कूल से दे देता है, कोई कहीं से दे देता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को सरकार ने ऑथराइज किया होता है, जो 6 महीने के अंदर ही जारी हुआ होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। आपको ये बात पता होगी, नहीं तो समझ लीजिए। इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट सिस्टम एक बहुत ही सिस्टमैटिक और फुल प्रूफ होता है। कोई भी जवान अगर भर्ती होता है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है और एक पुलिस वेरिफिकेशन उसकी होती है, जो उसके सिलेक्शन के विद इन 30 डेज ये प्रोसेस कंप्लीट होना होता है। तो जब भी ऐसे इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं जहाँ पे कोई पाकिस्तानी का सिटीजन इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहा है, तो ये जो लैप्स है ये लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ ज़्यादा पॉइंट करता है। मसला है ना गंभीर और चिंता बढ़ाने वाला भी, इसलिए सेना भी अलर्ट मोड में रहती है। ये चौकसी का ही नतीजा है कि सेना ऐसे कई जालसाजों को रंगे हाथ पकड़ चुकी है। सेना ने कब भर्ती में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत थी कि क्या भाई ऐसा पहले हुआ है या नहीं। इसलिए हमने तफसील से जानकारी दी और आपको अब बता रहे हैं कि क्या हुआ। 2023 में पुणे में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सेना में फर्जीवाड़े दिखा रहे हैं भर्ती के दौरान। कि 2022 में संगरूर, अपना पंजाब, नकली दस्तावेज से नौकरी देने वाले 14 जालसाजों को पकड़ा। अब 2020 में देख लीजिए, यूपी में नकली दस्तावेज से नौकरी देने वालों को 14 को पकड़ा। ये भी जालसाजी, फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे थे। ये सब मामले सेना में भर्ती के चल रहे हैं जहां जहां फर्जीवाड़े हुए हैं। आइए आ जाइए 2023 में पुणे में 4 लोग फिर गिरफ्तार किए गए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जब हमने ये देखा कि कब सेना में क्या क्या फर्जीवाड़ा हुआ। और ये फर्जीवाड़ा इसलिए समझाना आपको ज़रूरी था क्योंकि अब जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ये सब वो फर्जीवाड़े थे जिसमें हमारे देश के बारे में कोई भी बेरोजगार को झांसा देके, फर्जी दस्तावेज दिखा के इस तरह से नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये ऐसा नहीं है, इसमें कई और लोग शामिल हैं और ये फर्जीवाड़ा किसी मकसद से किया गया है। हमारे देश में बेरोजगारी और जालसाजी नौकरी दिलवाने के लिए बहुत बार की जाती है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी या विदेशी नागरिक होने का कोई एंगल नहीं आता है। पश्चिम बंगाल के मामले में चिंता की बात यह है कि फर्जीवाड़े में, ये जो मेरे हाथ में आप फर्जीवाड़ा दे रहे हैं, इसका कोई ना कोई पाकिस्तान से कनेक्शन माना जा रहा है, इसकी बू आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई पैसे की खातिर अपने मुल्क से ऐसे गद्दारी कैसे कर सकता है?
मीर जाफर को याद किया जा रहा है। मीर जाफर को इसलिए याद किया जा रहा था, वो जो शिकायतकर्ता कर रहे थे, जिसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा करवाया था। फिर पता है ना मीर जाफर को उसकी औलाद ने क्या सजा दी थी? फांसी पे लटकाया था। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। देश के गद्दार भी ऐसे ही लटकेंगे। सिग्नेचर स्टोरी में आज बात नूह की हिंसा की होगी। 4 दिन हो गए हरियाणा को जलते जलते, लेकिन नफरत की आग बुझेगी कब? माहौल शांत कब होगा? कैसे होगा? करेगा कौन? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर सब दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि सबको हिफाजत पुलिस नहीं दे सकती। तो फिर कैसे होगी हिफाजत, कैसे होगी सुरक्षा? जब सिस्टम सोता है तो आम आदमी रोता है। हिंसा पर ऐसा ही हो रहा है। कल आपके शो पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने मोनू मानेसर का इंटरव्यू किया था। बात दूर तक गई, सियासत चमक गई, 2 सीएम आमने सामने आ गए, टकरा गए। खट्टर और गहलोत में खटपट हो गई, तेरा मोनू मेरा मोनू होने लगा। नाकामी का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ा जाने लगा। 2 राज्य एक वांटेड पर लड़ रहे हैं। तो भैया ये बताओ कि हिंसा के इस दौर में शांति होगी कैसे? देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा, और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। ये आप समझिए, चुनाव आचार से हमें चिंता लगी हुई है, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे दंगे हो गए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री अजीब से बयान आ रहे हैं। पहले जो एक केस हुआ था जिंदा जलाने का, जो हमारे देव जैसे लोग थे, उसमें हमें कॉपरेट नहीं किया। हरियाणा के अंदर हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया, तभी एक आधा आदमी उसे भागा वहाँ पर। कोई चिंता नहीं है उनको, बल्कि हमारे पुलिस पे मुकदमा दर्ज किया हरियाणा के अंदर। सर, वक्त एक दूसरे को दोष देने का नहीं है। यह भी कहीं का कायदा नहीं है कि घर में आग लगी है और तमाशा देखते रहो। मसला 2 राज्यों का नहीं है, देश के गौरव का है और आम जनता के विश्वास का है, जिस पर कम से कम सियासत तो नहीं होनी चाहिए। अब यह भी बताता हूं कि सियासत के अलावा हालात सामान्य करने के लिए हो क्या रहा है। हिंसा भड़काने के आरोप में अभी तक 176 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नूह में कुल 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इन एफआईआर में कई चौंकाने वाले लोगों की गवाही दर्ज है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या किसने कहा, लेकिन बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि गिरफ्तारी और एफआईआर इन दोनों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि चश्मदीदों के मुताबिक नल हरेश्वर मंदिर की करीब 800 की भीड़ ने घेर रखा था। जो सारी हिंसा हुई 800 मंदिर के आसपास थे। हिंसा नूह के बाहर भी हुई, इसलिए केसेस और भी होंगे, बढ़ेंगे, जांच भी होगी। जो मेन सस्पेक्ट है उनकी धरपकड़ के लिए एसआईटी की 10 टीमों का गठन किया गया, 10 टीमें बनाई गई हैं। वैसे हालात सामान्य करने के लिए 100 घंटे कम नहीं होते, लेकिन सियासत से फुर्सत मिले तब तो है। इस बीच खबरें पलायन की भी आ रही हैं। गुरुग्राम हो, नूह हो, हर जगह गम और आंसू हैं। माहौल ठीक करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। पहले नूह का सच देख लेते हैं, बाकी हरियाणा का बाद में दिखाएंगे। गुरुग्राम जिले के सेक्टर 70A में हम इस वक्त मौजूद हैं। वो 100 से ज़्यादा परिवार जो है वो इन झुग्गियों में रहा करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुश्किल से 10 से 15 परिवार हैं। जितने लोग गए होंगे यहाँ पर सारे लोग चले गए, मान के चलिए 5% लोग रह गए हैं यहाँ पर। सामान वगैरह पैक कर गाँव जाएंगे। क्यों? ये तो घर लोग चला गया, आसपास वाला जो जितना था अपने जान पहचान के, तो हम लोग अकेला क्या करेंगे यहाँ? क्यों चले गए? यही कुछ कोई लोग आके बोल रहा है जैसे कि यहाँ पर मत रहो, अपने गांव में चले जाओ। आप लोगों ने वजह नहीं पूछी कि ये हमारा घर है, हमने इसको गृहस्थी बनाया है? हम वजह नहीं पूछा, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। हम डर से कि तो क्या पता हम लोग को मार दिया, कोई को मारा भी है सुना हम लोग। काम पे नहीं गए? नहीं गया 2 दिन से। क्यों? सर जाएंगे तो फिर भी कोई मार के फेंक देगा तो कौन जाएगा हम लोग को देखने के लिए। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत संख्या था,
हज़ारों की संख्या में था, लेकिन सब घर चला गया। क्यों? नहीं, मुस्लिम को भी मारेंगे तो साथ में पूछेंगे थोड़ा ही जो हिंदू है मुस्लिम है, सबको एक बार से मारते हैं। जात पर थोड़े पहचानते हैं यहाँ पर। सर हम लोग तो बाहर से हैं, डरना पड़ता है। अब यहाँ के 10 आदमी आ जाए। पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी तो दी गई है। सुरक्षा सर बाहर ही आता, अब कांड करके चला जाता है तो बाद में आता है पुलिस। यहाँ पर एक परिवार जो है वो रहा करता था, लेकिन अब जो है ये झुग्गी किस तरीके से वीरान पड़ी हुई है, और जो लोग हैं, जिन लोगों ने जिन्होंने यहाँ से पलायन किया हुआ है, उन्होंने अपने सारे सामान वगैरह भी जो है वो यहाँ पर, अपने कपड़े लत्ते, बच्चों के जूते जो भी यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। घर जो है वो किस तरीके से वीरान पड़ा हुआ है, ये उन दंगों के दंश की गवाही देने के लिए काफ़ी है। पलायन का दुख देखा आपने, काम धंधा छूट जाने का दर्द होता है। गुरुग्राम की रिपोर्ट थी इसी। नूह में भी कुछ इसी तरह का चल रहा है, क्योंकि हिंसा वहीं से शुरू हुई थी, वहीं से भड़की थी। अब एक बार देख लेते हैं कि नूह में 4 दिन बाद क्या हालात हैं, फिर बाकी जगह पे चलेंगे। आप पलायन की ये तस्वीर देख रहे हैं नूह से, और बड़ी संख्या में आपको तमाम मजदूर इस वक्त अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? एमपी जा रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, बाजार कुछ खुल नहीं रहा है, राशन पानी कुछ है नहीं खाने के लिए। एमपी तो बहुत दूर है, अभी आगे से वाहन लेंगे। सरकार कुछ साधन नहीं चल रहा है तो पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ छोटे छोटे बच्चे लिए हैं, भूखन मर रहे हैं। अब काम नहीं लग रहा है, इसलिए कि काम बंद हो गया तो गाँव जा रहे हैं पैदल। अब शासन व्यवस्था बनाएगी तो रुक जाएंगे। खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ सारी बंद है, कर्फ्यू लगा सिर्फ गरीबों के लिए। बच्चे के लिए दूध वगैरह नहीं मिल पा रहा, दुकान नहीं खुल रही तो कहाँ से दूध वगैरह मिले, इस वजह से तो जा रही है। कितना आपको चलना होगा अभी? जितना चलो, अभी भूखे से तो अच्छा है कि ये चलते चलते मर जाए। हिंसा और सांप्रदायिक लड़ाई से समाज का ताना बाना बिखर जाता है। साजिश रचने वालों का हिसाब तो कानून कर देगा, लेकिन जो घर बार छोड़कर भाग रहे हैं उनके सवालों के जवाब कौन देगा? अब हम आपको 31 जुलाई की हिंसा से जुड़े कुछ बड़े और अहम फैक्ट बताते हैं। हमारे रिपोर्टर के हाथ में वो एफआईआर लगी है, जिस एफआईआर की लाइनें बेहद ज्यादा चौंकाने वाली हैं। नूह के सदर थाने में जमीन पर बैठे ये लोग 31 जुलाई की हिंसा के आरोपी हैं। चेहरे पर मास्क है। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में उत्पात मचाया। इस बीच 31 जुलाई के 2 नए वीडियो सामने आए हैं, जो बताते हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी और मंजर कितना खौफनाक था। ये वीडियो नलहरेश्वर मंदिर परिसर का है। पहाड़ी की ओर से फायरिंग की जा रही थी और टारगेट पर थे श्रद्धालु। माहौल इतना खराब हो चुका था कि वहां मौजूद पुलिस वाले गाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। 31 जुलाई का अब ये दूसरा वीडियो देखिए। नलहरेश्वर मंदिर में फंसे हजारों श्रद्धालुओं के रेस्क्यू के लिए हरियाणा पुलिस के बाकी जवान जब पहुंचे तो उन्हें अपनी असॉल्ट राइफल का मुंह पहाड़ी की तरफ करना पड़ा, तब कहीं जाकर रेस्क्यू हो सका। हमारे रिपोर्टर के हाथ नूह थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी लगी। एफआईआर नंबर 398 में लिखा है, नलहरेश्वर मंदिर के आसपास खेत और पहाड़ी की तरफ लोग लाठी, डंडे, पत्थर और हथियारों से लैस हो तकरीबन 700 से 800 लोग आए। मजहबी नारे लगाए और श्रद्धालुओं पर पथराव कर दिया। एफआईआर में श्रद्धालुओं पर फायरिंग और देश विरोधी नारेबाजी का भी जिक्र है। एफआईआर में उन्मादियों का नाम और पता भी दर्ज है। हरियाणा सरकार कह रही है कि आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। मोनू मनेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। एक विधायक का ट्वीट भी वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में, तो क्या ऐसे विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अगर मिलता तो? ये कोई भी हो, छोटे से बड़ा तक, जिसने इसकी साजिश की है, जिसने इसकी इंजीनियरिंग की है, जिसने ये षड्यंत्र रचा है, जिसने ये जहर घोला है, उसको हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले उसको बेनकाब करेंगे। हरियाणा सरकार की एक स्पेशल कमेटी 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट और शेयर की गई आपत्तिजनक कंटेंट को भी खंगाल रही है।
बेनकाब तो बहुत कुछ होगा गृह मंत्री साहब, एक एक करके हम भी चाह रहे हैं कि सब चीज़ें बेनकाब होनी चाहिए। मोनू मनेसर के बाद आज मामन खान से हमने सुबह से हम उनके पीछे लगे हुए। मामन खान नहीं आए इंटरव्यू देने, लेकिन मामन खान का इंटरव्यू मैं लेके रहूँगा। और मामन खान जी, आपको ये बताना पड़ेगा, जो आरोप आप पर भी हैं आपको भी जवाब देना पड़ेगा। ये क्योंकि पब्लिक का टाइम है और पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसलिए कांग्रेस के विधायक को ये जवाब देना चाहिए जो उन पर आरोप लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं। मुझे इंतज़ार है मामन खान जी आपका। टमाटर खरीदा आपने आजकल में? किचन में है या रेट देखकर आप भी मेरी तरह वापस आ गए? आपकी किचन में मुझे लग रहा है कि टमाटर ने सबकी जेब की जो है ना जान निकाल रखी है। महीना हो गया, 20, 25, 50 रुपये कम होता है और उसके बाद फिर 250-300 पर पहुंच जाता है, यानी 250-300 रुपये किलो पर पहुंच जाता है। इस वक्त आपके डिनर का टाइम है और इन दिनों खाने के वक्त सबकी जुबान पर एक ही बात है, भले ही टमाटर खाने में हो या ना हो, लेकिन उसका दाम जो है ना, उसका स्वाद आपकी जुबान पर बार बार आ जाता है और हर घर में इसकी चर्चा भी हो रही है। छौंक किसका लगाएं, सलाद क्या होगा, चटनी कैसे बनेगी। आज की ये खास खबर आपकी रसोई के इस आइटम के बारे में है जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप टमाटर से बेहद शौकीन हैं, टमाटर का बड़ा शौक है आपको, तो इस खबर को आखिर तक देखिएगा। क्या पता आपके लिए कोई आसान रास्ता निकल आए। है एक रास्ता, देखना जरूर। ये नासिक की मंडी का नजारा है 2 महीने पहले का। सही भाव न मिलने के कारण किसान उसे मंडी में ही फेंक कर खाली हाथ घर लौट रहे थे। पर हाल ही में जब लुटेरों को कोई बैंक या जेवर की दुकान नहीं मिली तो उन्होंने एक किसान के ही टमाटर लूट लिए दिन दहाड़े। ऐसा भी होता है क्या? पर अब टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग कितने टेंशन में हैं। बिल्कुल टमाटर लेने आया था मैं, लेकिन टमाटर इन्होंने 200 रुपये किलो बताया, तो 200 रुपये किलो बहुत ज़्यादा है, तो एफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है मिडिल क्लास के लिए खास तौर से। साहब, जो मैं 2 किलो लिया करता था, आज आधा किलो और 250 ग्राम लेके जा रहा हूँ। टमाटर के दाम इस कदर क्यों महंगे हो रहे हैं, थोड़ा पता लगाते हैं। वो चीज हमारे पास 100 रुपए की है, 200 रुपए टमाटर बिक रहा है भैया। टमाटर नहीं डाल रहा कोई भी डर से हमारी, क्योंकि अगर गाड़ी वहाँ से चलेगी तो बिलावर से आएगी तो पूरा दिन लगता है गाड़ियों को, तो वो टमाटर खराब हो जाएगा। व्यापारी हमारे ड्राइवर जहाँ डाल रहे, कुल्लू मनाली का जितना भी टमाटर है वो सब पंजाब में जा रहा है, हमारे जम्मू में नहीं आ रहा। उसका कारण लोग डर गए हैं, ड्राइवर बिल्कुल आता नहीं है। पहले तो दाड़े मारते हैं, डंडे मारते हैं, उसके बाद पैसे लेके निकाल देते हैं। मंडी के व्यापारी और जो टमाटर उगाता है उस किसान को क्या मिल रहा है? जैसे फ्रांस की रानी ने कभी पेरिस के लोगों से कहा था कि ब्रेड नहीं है तो केक खाओ, वैसी ही कुछ सोच ये मंत्री रखते हैं। टमाटर नहीं खाने, नींबू का इस्तेमाल कर ले, और जो चीज ज्यादा महंगी उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, अपने आप सस्ती हो जाएगी। अगर आप टमाटर से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमने एक रास्ता निकाला है। ये सरकारी नेफेड का टमाटर प्यूरे है, बाकी भी कई ब्रांड हैं बाजार में। इस वक्त के 1 किलो टमाटर के रेट के मुकाबले करीब करीब आधे का। 1 किलो प्यूरी तैयार करने में 2.5 किलो टमाटर लगता है। टमाटर के भाव जब तक आपकी जेब से मेल नहीं खाते तब तक आप ये जुगत भिड़ा सकते हैं। जाते जाते सोचने वाली बात यह भी है कि अगर स्पेन में होने वाला टमाटिनो फेस्टिवल इस सीजन पर होता तो सड़कों को टमाटर से सानने वाले और एक दूसरे को टमाटर से मारने वाला ये खेल कितना महंगा होगा। बताइए, स्पेन में टमाटर के अंदर जो है कूद फांद रहे हैं लोग, यहाँ पर किचन में देखने को तरस रहे हैं। वैसे सितंबर तक टमाटर के रेट चढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर की सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाले राज्यों में शामिल हैं जो वो कर्नाटक है। कर्नाटक में बारिश से 70% फसल तबाह हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर फसल का बुरा हाल है। अब या तो टमाटर की महंगाई झेलिए या टमाटो प्यूरी से काम चलाइए। टमाटर का उतना भी रेट है जितना आपको पता है, क्या खरीद सकते हैं ना आप, कितना है। ज़्यादातर शहरों में टमाटर का रेट 250 रुपये हो चुका है। अगर चाहें तो 1 किलो टमाटर की जगह आप क्या ले सकते हैं, कंपैरिजन किया हमने।
2.5 लीटर तेल खरीद सकते हैं, भरवा सकते हैं अपनी गाड़ी में उसकी कीमत में। 1 किलो चिकन खरीद सकते हैं जो मांसाहारी हैं वो। 2 किलो बासमती चावल खरीद सकते हैं। बढ़िया किस्म के 2 किलो आम खरीद सकते हैं आप। ये टमाटर की 1 किलो की कीमत में है। आप क्या खरीदते हैं ये तय आपको करना है। वैसे दिल्ली, एनसीआर या कई दूसरे शहरों के लोगों तक हम पहुंचे, हमें लगा कि अलग अलग शहरों में जाकर टमाटर का भाव समझें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आधी रिपोर्ट आ रही है कि आधी कम हो। तो ये समझने के लिए हमने रिपोर्टर्स को अलग अलग शहरों में भेजा। गाजियाबाद में तो ऐसे लोग भी मिले जो टमाटर खरीदे बिना ही दुकान में भाव पूछा और वापिस आ रहे थे। ले लिया 40 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, अब देखिए आप 220 रुपये, 250 रुपये, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चाहिए कंट्रोल करना इस पे किसी ना किसी तरह। महंगाई हो गई, दिक्कत है, इसलिए पहले 1-1 किलो 2-2 किलो लेते थे, अब आधा किलो पावर लेके जा रहे हैं। खरीदने आया था लेकिन मैं खरीद नहीं पा रहा। 200 रुपये किलो कौन लेगा, आम जनता। बहुत महंगाई हो चुकी है। हाँ तो क्या करे भैया, इतनी महंगाई में खाने भूलने पड़ेंगे टमाटर। तो रेट सुनकर ही कट लेते हैं। जो पहले 1 किलो टमाटर था उसके भाव में अब अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो उस टमाटर के हिसाब से लोगों को लगता है कि भैया इतनी महंगाई हो गई है कि इसको झेलना बड़ा मुश्किल है। और टमाटर का ये भाव जो है वो अगर पिछले 1-1.5 महीने में हम अंदाज़ा लगाकर देखें तो वो बहुत ऊपर नीचे जा रहा है और कोई भी आदमी टमाटर खरीद नहीं पा रहा है। तो टमाटर को लेकर हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं और काम चलाने के लिए हम एक तरह से आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि प्यूरी से काम चला लीजिए। अच्छा, इसमें बिक्री भी हिली हुई है तो दुकानदार भी परेशान होंगे। बिक्री कितनी हो रही है टमाटर? कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, आधी हो रही है, आधे से भी कम हो रही है। 2.5 किलो वाला कम से कम 250 ग्राम ले रहा, 100 में से 10 गिराक ले रहे हैं बस, बाकी 90 घर जा रहे हैं वापसी। जहाँ 1 किलो लेना था आधा किलो ले जा रहे हैं, 1 पाव ले जा रहे हैं। उस टाइम 20-25 किलो बिक जाता था, अब 10 किलो 15 किलो बिकता है। बारिश के मौसम में तो हर साल महंगा होता है भाई टमाटर, जिंदगी का पहला बार इतना महंगा हुआ है। कह तो यही रहे कि सस्ते होंगे, पता नहीं होंगे कब। हम तो आपको किस भाव पड़ते हैं जो आप इतने महंगे बेच? आज 200 रुपये किलो आए हैं, 200 वाले 200 घर में पड़ेंगे, 220 बेच रहे हैं हम। जो टमाटर बेच के भी हमारे कुछ पैसे भी नहीं बन रहे हैं। लीजिए, हम टमाटर की बात कर रहे थे, हल्ला राजभवन तक पहुंच गया है। पंजाब के लाट साहब यानी गवर्नर साहब ने टमाटर खाना बंद कर दिया। ये ताजी खबर आ रही है, कुछ देर पहले ही ये खबर मेरे तक पहुंची है कि पंजाब के राज्यपाल ने राजभवन में टमाटर के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी है। टमाटर के बढ़ते हुए दाम को ध्यान में रखकर टमाटर का इस्तेमाल राजभवन में सस्पेंड किया गया है, यानी ये नहीं करना है। राजभवन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी वस्तु का इस्तेमाल अगर बंद किया जाए तो मांग में कमी की वजह से इसके दाम कम हो जाएंगे। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर के तहत किया गया है ताकि नागरिकों को संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए कहा जाए। चलिए, राजभवन की तरफ से ये एक संकेत आया है, यानी आपको लग रहा होगा कि टमाटर के बारे में जो हम कह रहे थे वो वाकई ही सही बात कह रहे थे। कैमरे पे, किस कैमरे पे? पंजाब के गवर्नर साहब टमाटर नहीं खाएंगे, उन्होंने ये फैसला एक ये मैसेज भेजकर दे दिया। ये अच्छी बात भी है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अगर सरकार किसानों से टमाटर खरीदकर पक्का इंतजाम कर ले, कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ा दे, तो किसान फसल फेंकने के लिए मजबूर नहीं होंगे, ना टमाटर की खेती से डरेंगे। अगर ऐसा हो गया तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और टमाटर का संकट भी नहीं होगा। चलिए, अब हो गया है आपके कमेंट्स का वक्त, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। मोनू मानेसर के इंटरव्यू पर कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है। वक्त की बाउंडेशन है इसलिए मैसेज शेयर कर रहा हूं। दिखाइए बड़ी एलसीडी पर जिन्होंने भेजा है, आ जाइए। एबीपी कैन रीच आउट नॉट द पुलिस दिस क्रिमिनल मर्डरर, ये कामयाब कोई हैं, उन्होंने लिखा है। चलिए, पुलिस भी पहुंच ही जाएगी देर से। हाउ इज द पॉसिबल दैट द पुलिस हैज़ नॉट arrested this most wanted criminal by tracking his phone when he is uploading the videos, active Facebook and taking on phone? It's raised the question in the intention of, ये उसी को लेके है, ये प्रोटोन साहब को लिखते हैं। ये बंदा हरियाणा के राजस्थान में वांटेड है और मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और अधिकारियों और फोन से बात कर रहा है। क्या मजाक बना रखा है पुलिस और सरकार ने। अब बी पॉजिटिव में खबर तमिलनाडु के उस गाँव की जहाँ भक्त और भगवान के बीच 100 साल की दूरी एक झटके में खत्म हो गई।
दलितों को मंदिर में पूजा का हक मिल गया। ये कैसे हुआ, कहानी बड़ी दिलचस्प है। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में मोबाइल फोन और भगवान की मूर्ति के साथ सेल्फी। तिरुवन्नमलाई जिले के चेलन कुप्पम गांव का मरियमन मंदिर। सुबह जब कपाट खुले तो माहौल बदला बदला था। चहल पहल आम दिनों से ज्यादा थी। एक तरफ प्रसाद की तैयारी, दूसरी तरफ रंगोली की सजावट। घंटे बजाए गए और करीब 3 पीढ़ियों के बाद दलितों को मंदिर में एंट्री मिल गई। झगड़ा कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन चेलन कुप्पम गांव में ये पॉजिटिव चेंज एक झगड़े के बाद ही आया। इलाके के दबंग बनियारों ने करीब 100 साल पहले मंदिर में दलितों की एंट्री रोक दी थी। ये बात दलितों को बुरी लगती थी। जुलाई में इसी पर 2 युवकों में झगड़ा हो गया। इनमें से एक दलित था, दूसरा बनियार, जिन्हें दबंग माना जाता है। इस झगड़े के बाद दलितों ने आंदोलन किया, अफसरों के पास अर्जी लगाई और मंदिर में एंट्री के लिए 2 अगस्त की डेडलाइन तय कर दी। माहौल गर्म देखकर प्रशासन भी एक्शन में आया और पुलिस बंदोबस्त के बीच दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया गया। शुक्र है 100 साल का बंधन टूट गया, दलितों को मंदिर में प्रवेश मिला, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये भेदभाव मिटाने का इतना वक्त क्यों लगा? ये जल्दी होना चाहिए था। क्या इसके लिए सरकार और प्रशासन को पहले आगे नहीं आना चाहिए था?